Assalamu alaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture, lecture number 14. I'm Dr. Pervez Ahmed. So in this lecture, we will start another sections of mechanics that we call dynamics. And these sections, we will discuss about motions, force, and Newton's first law. So आइए start करते हैं. पहले force है कि force क्या है. So let's have a formal definitions for the force. कि question आता है कि what is a force और force क्या है. So a force is basically a push or pull on an object. क्या है कि फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि या तो एक पुश है या फुल है या एक चीज़ को आप धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं. सो यूजुअली फॉर ए फोर्स वी यूज द सिंबल एफ. इंग्लिश अल्फ़ाबेट एफ से फोर्स को हम ज़ाहिर करते हैं. ठीक है. And be remembered that F is a vector quantity, that is force need a magnitude as well as directions. Let me define again. What is a force? A force is a push or pull on an object. Usually for a force we use the symbol F, and F is a vector quantity that you can see it here and this figure. Okay, यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक पड़ा है और इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं. We are trying to pull that. I mean, you can see it here. We have a spring balance, and that spring balance we're trying to pull that, and the spring balance it actually denotes the quantity of the force that we applied on this block to push it across this table. And here all these phenomena, all these things is being described here. Here what actually we do, कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये यहाँ पर अटैच है और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को वो फुल कर रहे हैं. तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है यहाँ पर न्यूटन्स में वो ऑटोमेटिकली वो ज़ाहिर हो रहा है कि इतना न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक पे वो अप्लाई हो रही है. सो जिस तरह हमने पहले बात की कि वेक्ट के फोर्स जो हमारे पास है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, or it's a well-known fact that vector addition is needed to add the forces. मतलब वेक्टर क्वांटिटी चूँकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है सो इसके लिए हमें वेक्टर एडिशंस की ज़रूरत होती है. सो हेयर यू कैन सी एंड दिस पर्टिकुलर फिगर, यहाँ पर हमारे पास फोर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं. मतलब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, कंटैक्ट फोर्स इसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो है ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है. मतलब यहाँ पर हम क्या करें बेसिकली इसको फुल कर रहे हैं. तो ये हमारे पास क्या ये इस तरह की जो फोर्सेस है वी कॉल देम कांटेक्ट फोर्सेस के मतलब हमारी जो बॉडीज़ है वो उन ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है. तो यहाँ पर फोर्स की कौन सी एग्जांपल है, यहाँ पर जो एग्जांपल है इस पर्टिकुलर फिगर में फिगर ए में यहाँ पर बेसिकली हम क्या करें इसको फुल कर रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड फुलिंग फोर्स. यहाँ पर कार्ट में देखें एक बेबी है और इसकी मदर इसको फुल कर रही है. सो अगेन दिस इज़ द फुलिंग फोर्स. जबकि यहाँ पर एक बंदा बॉल को मतलब जिस तरह आपको पता है खास किस्म का गेम है उसमें वो क्या करे उसको पुश कर रहा है. सो दिस इज़ पुशिंग फोर्स. तो ये जो तमाम की तमाम ABCD में जितने भी फोर्सेस हैं वी कॉल देम एज कंटैक्ट फोर्सेस, क्योंकि ये मतलब जो पुशिंग और फुलिंग हो रही है दोनों वो आपस में कांटेक्ट में है. इसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस है, मतलब कांटेक्ट फोर्सेस के अलावा भी फोर्सेस है जो एक दूसरे पर रिएक्ट करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एग्जिस्ट करती है दो मैसिव बॉडीज़ के दरमियान. मतलब दो हमारे पास अगर मैसिव बॉडीज़ है तो वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. सिमिलरली हमारे पास दो चार्जेस है तो चार्जेस भी एक दूसरे के साथ क्या करती है कि उसको अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल कर सकती है. सिमिलरली हमारे पास आयरन है एंड यू नो दैट आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट. तो इनमें तमाम में अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस होती है, लेकिन यहाँ पर बॉडीज़ के साथ डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं होता. एंड इंस्टेड द कांटेक्ट इज बिटवीन द फील्ड. यहाँ पर पहले फील्ड एग्जिस्ट करती है और जो फोर्स होती है दे आर बीन अट्रैक्टिंग टू द फील्ड, कि वो जो फील्ड होती है
इट इज़ बेसिकली मीडिएटिंग द फोर्स, कि वो फोर्स को क्या करती है, मीडिएट्स करती है या उनको एक वास्ता देती है या उनके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस, के मतलब वो दूसरे के साथ इसमें जो बॉडीज होती है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर बेसिकली रिएक्टिंग वे अ फील्ड, और एक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है इन इस तरह की फोर्सेस को क्रिएट करने में या इस तरह की फोर्सेस को चलाने के लिए। ना वी हैव क्लासेस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। फर्स्ट वी हैव द कंटैक्ट फोर्सेस दैट इन्वॉल्व फिजिकल कंटैक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इस तरह के हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो फोर्सेस है वी कॉल द कंटैक्ट फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कंटैक्ट वो ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल इसकी है जिस तरह हमने पिक्चर में दिखाया कि स्प्रिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, फुलिंग फोर्स है और पुशिंग फोर्स है। फिगर में आप लोगों ने देख लिया। सेकंड टाइप की जो फोर्सेस है दे बेसिकली एक्ट थ्रू एम्प्टी स्पेस। वो खाली स्पेस के मतलब खाली स्पेस में एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट करती है, लेकिन सच फोर्सेस के लिए फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी जो एग्जाम्पल है जस्ट लाइक यू पीपल हैव सीन इट, के ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। और इस तरह की फोर्सेस में बॉडी की फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ कांटेक्ट करते हैं थ्रू द फील्ड बिटवीन देम। सो आप लोगों को पता होगा कि वी हैव फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, कि नेचर में हमारे पास चार किस्म के फोर्सेस है। The first force that we discuss here is gravitational forces, and the gravitational forces exist between the object, ठीक है, मुख्तलिफ जो heavenly object है, सेटेलाइट है, मतलब स्टार्स है, उनके बीच जो फोर्स रिएक्ट करती है डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस, वो जो फोर्सेस होती है वी कॉल देम ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फिर दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एग्जिस्ट करती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, या हम करते हैं कि बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इन दिस काइंड ऑफ फोर्स बेसिकली अराइजेस इन सर्टेन रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस। जिस तरह के हमारे पास अल्फा डीके बीटा डीके है, ये वाली जो फोर्स है ये उधर एग्जिस्ट करती है। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और उनकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है लाइक क्वार्क्स, और एक ख़ास किस्म के पार्टिकल होते हैं जो इन तमाम के तमाम फोर्सेस को वो क्या करती है, वो मीडिएट करती है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स वो मीडिएट करती है। और सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, मतलब इन तमाम की तमाम को मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स है वो एक फील्ड प्रोवाइड करती है, और इनके थ्रू ये जो फोर्सेस है ये मीडिएट होती है। और ये जो तमाम के तमाम ये जो फोर्सेस है इनको हम कहते हैं कि ये फील्ड फोर्सेस है। अच्छा, अब ये जो फोर्सेस है इनकी सोर्स क्या है, सोर्सेज ऑफ द फोर्सेस। सो इन ऑर्डर, ये जो फोर्सेस है इनको हमने इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको शो किया है यहाँ पर, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। This table shows the detail of four fundamental forces of nature and their relative strength for two proton in the nucleus. कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन चारों के चारों फोर्सेस के लिए, और उनको हम डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में हमने इनको शो किया हुआ है इस टेबल के अंदर। और इन तमाम के तमाम फोर्सेस को हमने कंसिडर किया हुआ है टू प्रोटॉन के लिए, कि हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें क्या है कि जिसमें टू प्रोटॉन है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। तो उसके लिए मतलब जो स्ट्रेंथ है इन फोर्सेस के, उनको हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है कि दो न्यूट्रॉन है उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उनकी जो मैग्नीट्यूड है या रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू दैट इज़ 1। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन द टू प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻²। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻�6, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10⁻38। मतलब ये हमारे पास चार के चार फोर्सेस है, और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है दो प्रोटॉन, एक ऐसे न्यूक्लियस के लिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो प्रोटॉन्स हो। अच्छा,
फिर बात करते हैं फंडामेंटल लॉज के बारे में। मतलब जो लॉज है, बेसिक लॉज है, मैकेनिक्स के जो बेसिक लॉज है, तो ज़ाहिर बात है जब हम इसकी बात करेंगे तो एक बंदे का नाम आएगा सर आइजैक न्यूटन, जो 1642 से 1727 के दरमियान हो गुजरे हैं। So he was the man who discovered the law of universal gravitations। मतलब यही वो शख्सियत है जिसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को डिस्कवर किया। एंड ही वाज द मैन हु इन्वेंटेड फॉर्म ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस को भी इन्वेंट करने वाला यही बंदा है। एंड ही हैज़ मेड मैनी ऑब्जर्वेशन डीलिंग विद द लाइट्स एंड ऑब्जेक्ट। मतलब उसने लाइट्स एंड ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की जो अभी भी मतलब पढ़ाई जाती है कोर्सेज, मॉडर्न कोर्सेज के अंदर। सो मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन का जो सबसे बड़ा कारनामा है दैट इज़ रिलेटेड विद द न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, वो रिलेवेंट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। अब लॉज ऑफ मोशंस या जो मोशंस है, मोशंस के बारे में, बॉडीज़ के मोशंस के बारे में पुराने ज़माने में लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हुआ करते थे, जो कि अब मतलब almost everybody know that those ideas or those opinion they were totally wrong in a scientific perspective they were totally wrong। मिसाल के तौर पर कदीम लोगों का जिसमें इवन एरिस्टोटल शामिल है, मतलब इनका एक गलत अकीदा था कि a force is needed to keep an object in motions। कि उनका ये अकीदा था कि फोर्स की हमेशा ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, कि a force is needed to keep an object in motion, कि एक बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ इवन द मिसकंसेप्शन, द कॉमन मिसकंसेप्शन इवन इन द 21st सेंचुरी। कि आप किसी से ये पूछे कि क्या ये सही है कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, सो ही विल से यस इट्स ट्रू, but this is a misconceptions that's been removed by the Newtons। So the natural states of an object is at rest। मतलब उसके साथ ही यही एक भी ओपिनियन थी कि the natural states of an object is rest, के बॉडी की जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या है, नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है। सो ये तो गलत अकीदा था या गलत अकायद थे, गलत ओपिनियन थे। इवन जो मतलब बहुत बड़े स्कॉलर अरिस्टोटल थे उसकी भी यही ओपिनियन थे, और इवन यही ओपिनियंस 21st सेंचुरी में जो लोग हैं उनके भी यही मिसकंसेप्शन है। सो दिस मिसकंसेप्शन दैट वाज बीन करेक्टेड, ठीक है, देयर वाज बीन करेक्टेड बाय गैलीलियो एंड न्यूटन्स। गैलीलियो और न्यूटन ने इनको करेक्ट किया। सो अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, गैलीलियो एंड न्यूटन्स, it's just as natural for an object to be and motions at constant speed and a straight line as to be at rest। मतलब ये ओपिनियन दिया किसने, गैलीलियो ने और न्यूटन ने, कि क्या है कि it's just as natural for an object to be and motions at a constant speed and a straight line as to be at rest। कि मतलब ये बिल्कुल सेम है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो हरकत करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के बॉडी आम हालत में रेस्ट पे पड़ा हो। मतलब उन्होंने कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में पड़ा है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक कुदरती या फितरती अमल है। मतलब गैलीलियो और न्यूटन्स के लिए कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या वो रेस्ट में पड़ा है, सो उन दोनों के लिए ये एक फितरती बात थी। और इसको गैलीलियो ने प्रूव भी किया 1620s में। इसको गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सो एट फर्स्ट इमेजिन द केस ऑफ नो फ्रैक्शंस, के फर्स्ट अगर हम केस को कंसिडर करें कि हमारे पास कोई फ्रैक्शंस नहीं है, सो वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स कि if no net force is applied to an object moving at a constant speed and a straight line, so it will continue moving at the same speed and a straight line। कि पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन फोर्स नहीं है, फ्रैक्शन फोर्स को हम इग्नोर करें, तो अगर इसके बगैर हम एक बॉडी को वो क्या करें कि हम कहते हैं कि नो नेट फोर्स इज अप्लाइड, कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे,
किसी भी बॉडी को, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगा, इस मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्ट्रेट लाइन, तो वो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगी। अच्छा, फिर न्यूटन लॉज आए। सो गैलीलियो लेड बेसिकली द फाउंडेशंस आर ग्राउंड फॉर न्यूटन लॉज, मतलब न्यूटन लॉ के लिए जो फाउंडेशंस है, जो बुनियाद है, वो रखा था किसने, वो गैलीलियो ने ये बुनियाद रखी थी। जिस तरह फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर अ पर्सन इज होल्डिंग अ बुक on the tables, ठीक है। So here you can see that F basically represent the force applied by the person, and here FR represent the force of fractions, मतलब here we have someone, and that someone he is applying a force, he is pushing a book across the table, कि वो एक बुक को टेबल के ऊपर धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो यहाँ पर देखें ये फोर्स उस पर एक डायरेक्शन में अमल करे जो उसको क्या करे, मोशन दिला रही है, लेकिन इसके साथ ही जो टेबल की सरफेस है वो क्या रही, बुक की मोशंस को रोक रही है। सो हेयर दिस फोर्स वी कॉल व्हाट, दिस इज वी कॉल द फ्रैक्शनल फोर्स, एंड दिस वी कॉल द अप्लाइड फोर्स। ये फ्रैक्शन फोर्स ये बॉडी की फोर्स को, बुक की फोर्स को वो क्या कर रही है, वो रोक रही है। सो न्यूटन्स बेल्ट ऑन गैलीलियोज वर्क, न्यूटन ने बेसिकली जो भी आइडियाज डेवलप किए दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द गैलीलियोज वर्क। सो न्यूटन्स है, नाउ न्यूटन हैज 3 लॉज, और न्यूटन्स के टोटल हमारे पास जो मैकेनिक्स में मैकेनिक्स का कोर्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज है जिसको हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स फर्स्ट कम टुवर्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ, के न्यूटन की फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि न्यूटन वाज बोर्न द सेम ईयर गैलीलियो डाइड, कि न्यूटन बिल्कुल इसी साल पैदा हुए जिस साल गैलीलियो की वफ़ात हुई थी। सो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो भी कहते हैं। सो उसकी जो स्टेटमेंट है, जो पॉपुलर स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ की, इट्स लाइक दैट के every object continues in a state of rest or uniform motions in a straight line until unless acted on by a net force। मतलब सिंपल वर्ड में लेट मी रिपीट इट अगेन कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज in a state of rest or uniform motions, that is constant velocity and a straight line unless acted on by a net force, कि किसी भी बैरूनी नेट फोर्स की गैर मौजूदगी में एक बॉडी मतलब यूनिफॉर्म मोशंस के साथ वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में अपने मोशंस को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। मतलब जो इसकी यूनिफॉर्म मोशंस है या अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो दोनों कंडीशंस को वो क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। मतलब आसान सी उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की 2 कंडीशन है, रेस्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 2 कंडीशंस है। तो यहाँ पर न्यूटन्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होगा, वो स्टेट उसकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब वो जारी रहेगी। अदर सेंस में हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशंस में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब ये इसके आसान अल्फाज में एक स्टेटमेंट है। तो बी रिमेंबर, हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है न्यूटन लॉज के लिए, कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। So Newton, be remember, whenever we deal with the Newton first law, so be remember that this kind of law does not hold in every reference frame, कि ये लॉ हर रेफरेंस फ्रेम में मतलब ये सही नहीं है या होल्ड नहीं करती या बिल्कुल इस तरह मतलब ओबे नहीं होती। So in a particular, it doesn't work in such a reference frame that is accelerating or rotating। और उसकी हमारे पास मिसाल है कि अगर हमारे पास एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मिसाल के तौर पर एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेट कर रही है या जो रोटेट कर रही है,
कोई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम है जो क्या है, जो कि एक्सेलरेटेड है, जिसकी एक्सेलरेशंस है, या वो क्या करी, या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रोटेट कर रही है, तो ऐसे में, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन लॉज है वो होल्ड नहीं करती। सो मतलब ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम कहते हैं कि न्यूटन लॉज ओबे होती है, ये बेसिकली है क्या? सो एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज वन एंड विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बेसिकली मुराद वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, वो वैलिड होती है। और इससे मतलब जो रोटेटिंग या एक्सेलरेटेड फ्रेम्स है वो इससे क्या है, वो इससे एक्सक्लूडेड है। क्यों एक्सक्लूडेड है? जिस तरह हमने ऊपर बात की कि रोटेटिंग और एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ वो क्या करती है, वो ओबे नहीं होती या वो वैलिड नहीं होती। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन लाई करता है कि हाउ कैन वी टेल इफ वी आर एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, कि हम ये कैसे मतलब बता सकते हैं कि क्या हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि नहीं। सो फॉर दैट वी हैव टू चेक टू सी इफ न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स। तो इसके लिए जो आसान सा जवाब है वो ये है कि हमने उधर चेक करना है कि क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ वो होल्ड कर रही कि नहीं कर रही। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड कर रही है, वैलिड होती है, तो इसका मतलब है कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर लॉ होल्ड नहीं करती तो इसका मीन है इफ यू आर इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो Newton first law was actually stated first by Galileo। तो ये बात पहले भी हमने बात की थी कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ जो है इस पर ज़्यादातर जो काम है दैट वाज बीन डन बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने किया था। एंड ही सेड दैट have led to itself a body will move with uniform velocity and in one and in the same directions। ठीक है, ये गैलीलियो की स्टेटमेंट थी। सो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है, इट हैज़ अ टिपिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एंड दैट टिपिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज के एफ v is equal to constants, then the summation of forces that should be equal to 0। मतलब ये न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि एफ वी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, या हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या यहाँ पर आसानी के साथ हम कहते हैं कि एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। सो द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट विल बी इक्वल टू 0। Or we can say that if the body speed is not constant, then the summation of all the forces will not be equal to 0। So ये दोनों conditions में ये क्या है, ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। So here we have some conceptual example, that is example number 4.1, that's all for Newton first law। और वो example ये है कि we have a school bus that comes to a sudden stop and all of the backpacks on the floor start to slide forward। ठीक है, कि हमारे पास एक स्कूल बस है और अचानक वो क्या करता है, एक अचानक वो रुक जाता है, तो जितने भी मतलब चीज़ें हैं उस पे फर्श पे है, तो वो क्या कर जाती है, वो जो फर्श पे पड़ी है वो आगे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देती है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट फोर्स काजेज देम टू डू दिस, कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो उनको इस चीज़ पर मतलब ये करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, यहाँ पर यू हैव टू आंसर दैट, कि मतलब ये हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं तो कौन सी फोर्स है जो उनको मतलब आगे स्लाइड करने पे मतलब उनको क्या करती है, मजबूर करती है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, इट कुड बी लाइक दिस, कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस when viewed from an inertial reference frame, an object at rest remain at rest, and an object in motion continues and motions with a constant velocity। मतलब ये हमारे पास बहुत ही सैम्पल और कंसाइज डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए। Newton first law basically describe what happened in the absence of a net force। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि एक नेट फोर्स की गैर मौजूदगी में मतलब होता क्या है। It also tells us that when no force act on an object, the acceleration of the object is zero।
मतलब ये हमें ये भी बताता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उन ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। आ, दो जो चीज़ें इससे रिलेटेड है न्यूटन लॉ के साथ वो है इनर्शिया और मैस। सो इन व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? Inertia is basically the tendency of a body to maintain a state of rest or motions। कि एक बॉडी की वो सलाहियत है, ये वो हालत है जिसकी वजह से वो अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशंस है उसको क्या करती है, उसको मेंटेन करना चाहती है या उसको जारी रखना चाहती है। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो मैस है, व्हाट इज मैस? ए मैस इज बेसिकली ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ठीक है, कि बॉडी में जो इनर्शिया की जो मेजर्स है, क्वांटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैस कहते हैं। दिस व्हाई वी आर सेइंग दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। अच्छा, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, या हम कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और इसकी जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम जो क्वांटिफाइज मास है, मतलब जो स्टैंडर्ड मास है उसको मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम कहते हैं किलोग्राम। और एसआई यूनिट्स में जो किलोग्राम्स है ये मास की यूनिट्स है और इसको शॉर्टली हम लिखते हैं केजी। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट है दैट वी कॉल ग्राम्स। और 1 ग्राम्स बराबर है 10⁻³ kg के। And we remember here we have to mention that weight is not the same as mass। कि weight और mass वो same नहीं है। क्यों? क्योंकि weight is the force of gravity on an object। कि weight basically किसी body पे जो force apply करती है ज़मीन, जिसको हम force of gravity कहते हैं, वही है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बाद के आने वाले लेक्चर में। So that's all we have for this lecture। Thanks for watching। Bye bye।